नमस्कार बच्चों। आज जो मैं चैप्टर लेके आया हूँ आपके साथ वो है अंतिम चैप्टर, अध्याय नंबर 16। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा पैसेंस बनाए रखना है और इसे ध्यान से सुनना है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। इस चैप्टर का नाम है विनिमय साध्य पर लेख। लास्ट चैप्टर भी जो आपने पढ़ा था वो भी विनिमय साध्य पर लेख था और वहाँ पे चेक के बारे में था। तो सिर्फ चेक ही विनिमय साध्य पर लेख नहीं होता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ चेक नहीं होता है। तो चेक के बारे में हम लोगों ने डिटेल अध्ययन किया है। आज हम विनिमय साध्य पर लेख और भी जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज क्या पढ़ना है हमें? विनिमय विपत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रतिज्ञा पत्र, जिसको हम प्रॉमिसरी नोट पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ेंगे हुंडी। हुंडी एक देसी विनिमय पत्र होता है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बस पॉइंट वाइज सुनते जाइए आप लोग। यात्री चेक और बैंक ड्राफ्ट और भी चीज़ें होंगी तो वो मैं बताऊंगा आपको। तो सरल शब्दों में बोला जाए, जो कागज़ पैसे से जुड़े हों, जो कागज पैसे से जुड़े हों, जिनमें भुगतान हो सके और जिन्हें एक व्यक्ति से दूसरे को दिया जा सके, उनमें विनिमय साध्य पर लेख कहते हैं। उदाहरण के तौर पर चेक, विनिमय विपत्र और प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी, ये सब सारा विनिमय साध्य पर लेख हैं। विनिमय साध्य पर लेख की कुछ विशेषताएं क्या हैं? स्वामित्व का हस्तांतरण एक ऐसा ये पेपर होता है, पहले बोले कि हम किसी दूसरे को दे सकते हैं, तो एक दूसरे को दिया जा सकता है। अगर हम कोई हमारे पास विनिमय साध्य पर लेख है तो हम दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं। जैसे हम ये करेंसी दे देते हैं, चेक दे देते हैं। ठीक, स्वामित्व का हस्तांतरण हो गया ये। फिर अगला है यथाविधिधारी को अधिकार मिलते हैं। यहाँ पे अधिकार उन्हीं को मिलता है जिनके पास वो यथाविधिधारी होते हैं, मतलब जिनके पास वो ईमानदारी पूर्वक वो चीज़ रहता है, जिसका वो होता है, जो उसके हकदार होते हैं उन्हीं को मिलता है। जो हकदार होते हैं उन्हीं को यहाँ पर यथाविधिधारी बोला गया है। यथाविधिधारी के बारे में भी अर्थ हम समझेंगे। अपने नाम से मुकदमा कर सकता है। अगर भी कोई तरह का प्रॉब्लम हो जाए विनिमय साध्य पर लेख के साथ, पेमेंट ना हो, ये नहीं हो, तो आदमी की ज़रूरत नहीं है, आप उस कागज के भरोसे वो कागज केस कर देगा, मुकदमा कर सकता है। ठीक है, रुपये की तरह प्रयोग होता है। जैसे एक करेंसी के रुपया हमारा क्या है? इंडियन करेंसी है। तो जिस तरह हम रुपया का प्रयोग करते हैं उस तरह से इसका प्रयोग होता है। एकदम पूरा लीगल ऋण भुगतान का साधन है। और ये क्या है? किसी भी तरह का लोन वगैरह है उसका ये पेमेंट कर सकता है। यथाविधिधारी का अर्थ जो व्यक्ति सही तरीके से, यानी वो व्यक्ति सही होना चाहिए। सही कौन होता है? सही तरीके से मूल्य देकर, मतलब जिसका कुछ वैल्यू हो, समय से पहले और ईमानदारी से परलेख प्राप्त करता है। वो जो परलेख का डेट होता है, अगर उसके पहले वो प्राप्त कर लेता है और ईमानदारी पूर्वक प्राप्त करता है और वो हकदार होता है, वही सही होता है। तो इसी को यथाविधिधारी बोलते हैं। ठीक है, यथाविधिधारी के लक्षण क्या है? मूल्य देकर प्राप्त करता है। ठीक है, परिपक्वता से पहले लिया हो। परिपक्वता का मतलब होता है डेट ऑफ मैच्योरिटी। किसी भी विनिमय साध्य पर लेख का एक डेट होता है, उस दिन वो मैच्योर हो जाता है, वो कुछ दिनों के लिए लिखा जाता है। मान लो एक विनिमय पत्र जो हम बिल ऑफ एक्सचेंज 3 महीना के लिए लिखें, तो 3 महीना उसका जो होता है, 3 मंथ जो होता है, वो ये होते ये वो उसका परिपक्वता का डेट होता है, यानी डेट ऑफ मैच्योरिटी होता है। तो जब वो परिपक्व हो जाता है तो हम उसको ये कर सकते हैं, मतलब भंजा सकते हैं और पैसा ले सकते हैं। तो परिपक्वता के डेट के पहले, यानी डेट ऑफ मैच्योरिटी के पहले उस आदमी के पास वो रहता है। धोखा ना हो, किसी तरह का धोखा वो नहीं करता है। ठीक है, कानूनी तरीके से लिया हो, ठीक है, और कानूनी तरीके से वो विनिमय पत्र प्राप्त किया हो, वैसे व्यक्ति को यथाविधिधारी बोलते हैं। ठीक है, ये उनके लक्षण है। लक्षण के आधार, अगर आप लक्षण पढ़ लोगे तो परिभाषा भी लिख पाओगे। तो इसमें परिभाषा ही पूछता है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं विनिमय विपत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज। एक ये दूसरा आपका इंस्ट्रूमेंट है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी विनिमय साध्य पर लेख। तो इसमें
पहले इसका अर्थ, यह एक लिखित आदेश है जिसमें व्यक्ति दूसरे को कहता है कि वह तीसरे व्यक्ति को पैसा दे। ठीक है, इस तरह से परिभाषा मत लिखना, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके 3 पक्ष होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में कभी पूछे तो कितने पक्ष होते हैं, तो 3 पक्ष होते हैं, ये लिख सकते हो। अब परिभाषा की बात करें, ठीक है, परिभाषा ही लिखना है। विनिमय विपत्र एक लिखित शर्त रहित आदेश पत्र है, मतलब शर्त के साथ होता है। चेक जो होता है शर्त रहित नहीं होता है, ठीक है, अनकंडीशनल होता है। ये शर्त रहित आदेश पत्र है जिस पर लेखक हस्ताक्षर होते हैं, जिस पर लेखक के हस्ताक्षर होते हैं। जो उनको बनाता है, विनिमय विपत्र जो बनाता है उसको लेखक कहते हैं। अब विनिमय विपत्र कैसे बनता है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा हमें। जैसे मान लो कि हम बी नाम का एक व्यापारी है, हाँ, वो हमसे उधार पैसा मांग रहा है। वो हमसे क्या मांग रहा है, उधार पैसा मांग रहा है। तो हम क्या करेंगे, उधार पैसा नहीं, उधार माल मांग रहा है, उधार, तो हम उसे वो उधार विक्रय कर देंगे। लेकिन एक हमारे साथ एक रिस्क रहेगा कि वो पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक विनिमय पत्र लिखेंगे। कौन लिख रहा है, जिसने, विक्रेता जो सामान को बेच रहा है। तो वो क्या करेगा कि एक लिखित में एक विनिमय पत्र लिख देगा और बोल देगा कि 2 महीने के बाद आपको पेमेंट करना होगा, और वो इस बात को स्वीकार करेगा और वो हमें वो बिल दे देगा। अब उसका क्या फ़ायदा होगा, उस बिल को मैं चाहूँ तो तीसरे व्यक्ति को दे सकता हूँ या अपने पास रख सकता हूँ। जिसके पास बिल होगा, और तीसरे व्यक्ति को क्यों दूंगा मैं, इसलिए दूंगा क्योंकि मैंने भी कहीं से उधार माल लाया है, तो मैं उसको वो दे दूंगा, वो फिर किसी और को दे सकता है। तो ये होते रहता है। तो जब डेट पूरा होगा तो उस बिल का पेमेंट बी को कर देना होगा, क्योंकि बी ने उधार लिया था। जब बी कर देगा पेमेंट तो जिसके पास बिल होगा उसको मिल जाएगा। ठीक है, बस इतना ही मामला है। ठीक है, तो इसमें यही है कि विनिमय विपत्र एक लिखित शर्त रहित आदेश पत्र है, ठीक है, जिस पर लेखक के हस्ताक्षर होते हैं और जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति और निश्चित राशि देने का आदेश होता है। विशेषताएं क्या हैं, लिखित होता है, शर्त रहित आदेश होता है, हस्ताक्षर आवश्यक हैं, इसका मतलब है कि लिखित होता है और शर्त रहित आदेश होता है। जैसे चेक भी शर्त रहित होता है, अनकंडीशनल होता है, वैसे विनिमय पत्र भी अनकंडीशनल होता है। ठीक है, तो थोड़ा इस बात पर ध्यान रखें। हस्ताक्षर आवश्यक हैं, निश्चित धनराशि का होता है, निश्चित व्यक्ति पर लिखा जाता है, निश्चित समय या मांग पर भुगतान होता है, और 3 पक्षकार होते हैं इसके। ये इसके विशेषताएं हैं, इसे जरूर आप याद रखिएगा, तो परिभाषा भी आप लिख पाओगे। ठीक है, पॉइंट वाइज है, आप अगर इसको जोड़ते हुए लिख दोगे तो परिभाषा भी बन जाएगा। हर चीज़ में ऐसा ही। पक्षकार क्या है इसके, लेखक जो लिखता है, स्वीकर्ता यानी ड्रॉई, स्वीकार करता बोलते हैं इसे। ठीक है, यहाँ नहीं प्रिंट हुआ है, स्वीकार करता जो भुगतान करता है, लेखक जो लिखता है, स्वीकार करता जो भुगतान करता है। एक होता है पेई, ठीक है, भुगतान पाने वाला, उसको पेई बोलते हैं। अड़ता जिसे पैसा मिलता है, जिसे क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो लेखक कौन हुआ, लेखक वही हुआ जो उधार माल बेचा, ठीक है, वो लिखा। स्वीकारकर्ता कौन हुआ, जो उधार माल खरीदा, उस बात का वो एक तरह से गच्छा, एक प्रॉमिस किया कि मैं भुगतान करूंगा, और वो साइन करके फिर लौटा देता है वो बिल। किसको लौटाया, लेखक को। और पेई कौन हो सकता है, पेई कभी कभी ड्रॉअर भी होता है, जो लेखक होता है वो भी होता है, या फिर कोई और भी हो सकता है। अगर उस लेखक का यानी उस विक्रेता का जो उधार बेचा है, हो सकता है उसे भी किसी को भुगतान करना है, तो ये बिल उसको देगा, और जब स्वीकारकर्ता भुगतान करेगा तो पैसा जिसके पास बिल है उसको मिलेगा। ठीक है, तो याद रखो, लेखक लिखता है, स्वीकारकर्ता स्वीकार करता है, अड़ता जो है, जो पेई है, वो पाता है। ठीक है, चलो अंग, इसके अंग क्या है, तिथि। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय पत्र है, इसमें तिथि लिखे हुए होते हैं, स्थान लिखे होते हैं। तिथि देना होता है, इसमें स्थान लिखना होता है, प्लेस लिखना होता है। टिकट एक कागज का टुकड़ा है, जैसे नोट रहता है। जैसे नोट में क्या क्या रहता है, रुपया जितना का है उसका मूल्य अंकित रहता है, फिर गांधी जी बने हुए रहते हैं, फिर उसमें भारतीय रिजर्व बैंक का एक प्रॉमिस रहता है,
और इस तरह से एक गवर्नर का साइन रहता है। तो इसी तरह इसमें क्या क्या होता है ये समझो। तिथि होता है, डेट होता है, इसमें स्थान होता है, प्लेस होता है, टिकट होता है, जो टिकट जरूरी है, जो डाकघर का एक टिकट लगाना पड़ता है उचित मूल्य का, अवधि रहता है उसमें 3 महीना 4 महीना जो भी है वो लिखना होता है, धनराशि लिखनी होती है, जो अमाउंट है जैसे 10,000, 5,000, 15,000, 1,00,000 जितना का भी बिल ऑफ एक्सचेंज बनाओगे विनिमय विपत्र, वो धनराशि लिखनी पड़ती है। स्वीकारकर्ता का नाम लिखना होता है, जो इस बिल को स्वीकार करेगा उसका नाम लिखना पड़ता है, मूल्य प्राप्त लिखा पड़ता है, हस्ताक्षर करना पड़ता है और स्वीकृति लेनी होती है इसका, और अनुग्रह दिवस भी इसमें रहता है, इसके अंग हैं। अनुग्रह दिवस कभी कभी पूछ देता है। अनुग्रह दिवस का मतलब है परिपक्वता के बाद मिलने वाले 3 अतिरिक्त दिन। ठीक है, तो अगर 3 दिन अतिरिक्त इसमें मिल जाए तो उसको परिपक्वता के बाद मिलने वाले 3 अतिरिक्त दिन को अनुग्रह दिवस बोलते हैं। विनिमय विपत्र लिखते समय सावधानियां। विनिमय विपत्र लिखते समय हम क्या सावधानी करेंगे, तो ये बात करेंगे हम कि क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए हमें। तिथि और स्थान सही हो, टिकट सही लगा हो, रकम शब्दों और अंकों में एक जैसी हो, माने अंक में जो लिखे शब्द मैंने दोनों लिखना है आपको। काट छांट न हो, किसी तरह का काट छांट नहीं करना है, साफ सुथरा लिखना है। स्वीकारकर्ता का नाम स्पष्ट हो, जो स्वीकार करता है उनका नाम स्पष्ट होना चाहिए, हस्ताक्षर साफ होना चाहिए। विनिमय विपत्र के प्रकार। विनिमय विपत्र के प्रकार क्या हैं? एक स्थान के आधार पर, जैसे देशी विपत्र, भारत में जो लिखा और भारत में ही देय हो उसे देशी विपत्र बोलते हैं। विदेशी विपत्र, भारत के बाहर लिखा और देय भारत के बाहर भी हो तो उसे विदेशी विपत्र बोलते हैं। यानी देशी बिल ऑफ एक्सचेंज, विदेशी बिल ऑफ एक्सचेंज। अंतर है भाषा, स्थान, टिकट, प्रतिलिपि, ये इस चीज़ में अंतर पाया जाता है। व्यापार के आधार पर व्यापारिक विपत्र एक होता है, माल के लेन देन से जुड़ा है ये व्यापारिक विपत्र। अगर माल के लेन देन करते हैं तो हम एक बिल ऑफ एक्सचेंज अगर लिखते हैं तो उसको व्यापारिक विपत्र बोला जाता है। एक अनुग्रह विपत्र होता है, केवल उधार बेचने पर इसको लिखा जाता है, सिर्फ केवल उधार के लिए लिखा जाता है इसको, केवल उधार के लिए, सॉरी, इसमें माल नहीं बेचा जाता है, केवल खाली उधारी अगर पैसा लिए तो उसके लिए एक अनुग्रह विपत्र लिखते हैं। विनिमय विपत्र की उपयोगिता, क्या क्या उपयोगिता है इसका, क्या क्या यूज है। ऋण का लिखित प्रमाण है। ऋण का क्या है? एक लिखित प्रमाण है। अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज हमको है तो हमको पता है कि हमसे कोई ऋण लिया हुआ है। भुगतान की निश्चित तिथि है, उसमें एक भुगतान की निश्चित तिथि अंकित रहती है। बैंक से नगद मिल सकता है। बैंक अगर मान लो कि अगर भुगतान की तिथि तक वेट नहीं किए और हमको पैसा का ज़रूरत है तो इसका पैसा बैंक भी दे सकता है। आप बीच में ही बैंक में कुछ पैसा वो चार्जेस काटेगा अपना और आपको भुगतान कर देगा, फिर वो समझेगा कि उसका भुगतान उसको मिला कि नहीं, तो बैंक वहाँ पर यथाविधिधारी हो जाएगा और यथाविधिधारी को ही बैंक को फिर पैसा मिलेगा। ठीक है, फिर हमको नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने बैंक से उसको भंजा लिया, वो डिस्काउंट बैंक से भी हो जाएगा। विदेशी व्यापार में सहायक, विदेशी व्यापार में भी ये सहायक है, मुद्रा की भी बचत करता है। तो विनिमय विपत्र की उपयोगिता को आप भली भांति 2-4 याद रखें, जिसमें बैंक से नगद मिल सकता है, इस पॉइंट को जरूर याद रखना कि बैंक से भी डिस्काउंट कराया जा सकता है। स्वीकृति एक्सपेक्टेंस, जब स्वीकारकर्ता विपत्र पर हस्ताक्षर करके भुगतान मान ले उसे स्वीकृति कहते हैं। स्वीकृति क्या होता है? जब हम किसी को विनिमय पत्र लिखें और वो क्या करे कि उस पर साइन कर दे और मुझे वापस कर दे तो उसको हम स्वीकृति कहते हैं। ठीक है, स्वीकृति केवल स्वीकारकर्ता देता है, जो स्वीकार करने वाला है वही देगा। एक होता है साधारण स्वीकृति जिसमें कोई शर्त नहीं होता है, और एक होता है मर्यादित स्वीकृति जिसमें शर्त के साथ दिया जाता है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें आ रहा है अनादरण, डिसऑनर। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो जब भुगतान न किया जाए या स्वीकृति न दी जाए, जब भुगतान नहीं किया जाता है, जब कोई जो सामने वाला पार्टी है अगर वो भुगतान नहीं दिया, जो स्वीकार करता है वो अगर समय पर भुगतान नहीं कर पाया तो उस चेक का अनादरण कहलाया जाता है, डिसऑनर कहा जाता है। मतलब वो चेक जो है, चेक में भी यही होता है, इसलिए मैं बोला कि विनिमय पत्र को अनादरण कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे नोटिंग का। नोटिंग द्वारा अनादरण का रिकॉर्ड बनाना। नोटिंग कहाँ होता है?
कोर्ट में आप जाओगे, नोटरी में जाओगे, वो क्या करेगा, एक टिकट साट देगा और अनादरण कर देगा, एक रिकॉर्ड बना देगा, ठीक, जिससे ये पता चल जाएगा ये कोर्ट के द्वारा होता है। प्रोटेस्ट, नोटिंग के बाद कानूनी प्रमाण पत्र, ये प्रमाणन होता है डिजॉनर का, कि जो नोटरी होता है वो एक प्रमाण पत्र बना देता है, उसको प्रोटेस्ट कहते हैं, या प्रमाण पत्र भी बोल सकते हो, प्रमाणन भी बोल सकते हो, कि आपका चेक जो है अनादृत हो गया, तो फिर वो संज्ञान में आ जाता है कोर्ट के, और फिर उस जो सामने वाले व्यक्ति पर उस पर केस हो जाता है और कानूनी कार्रवाई होती है उन पर, ठीक है। फिर नवीनीकरण एक पॉइंट आता है, स्वीकारकर्ता आके आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि थोड़ा सा मुद्दत और दें, हमें थोड़ा सा समय और दें, तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। फिर आपको इच्छा है कि वो सब करने के बाद, नोटिंग चार्जेस वगैरह लगाने के बाद, क्योंकि आप परेशानी में आ गए हो, खर्च वगैरह लगाने के बाद एक नया विपत्र बनाकर समय बढ़ाकर आप उसको दे दो, ठीक है, क्योंकि आपको पेमेंट्स लेने से मतलब है, झगड़ा और किसी को नीचा दिखाने से नहीं, ठीक है। तो नया विपत्र बनाकर समय आप बढ़ा सकते हो उनका, ठीक है। अब हम बात करेंगे विनिमय विपत्र के लाभ। विनिमय विपत्र के लाभ क्या हैं, ठीक है। कानूनी प्रमाण, एक कानूनी प्रमाण है ये, ठीक है। भुगतान एकदम निश्चित है, अगर नहीं भी पैसा देता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी जो पैसा नहीं देगा, ठीक है। अगर वो अनादृत कर देता है तो और प्रॉब्लम में फंसेगा, उससे असूल कर लिया जाएगा। अगर वो दिवालिया भी हो जाएगा तो भी उसका सब कुछ बेच बाच के आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना कुछ इसमें सुरक्षा है, ठीक है। व्यापार में सुविधा, व्यापार बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आज के डेट में नगद में व्यापार नहीं होता है, नगद में हो तो समझो कितनी समस्याएं हो सकती हैं। एक तो कैश का किल्लत, दूसरा चोरी वगैरह का डर। इसमें किसी भी प्रकार का चोरी हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं होता है। बैंक से पैसा मिल सकता है आपको, बैंक से कभी भी पैसा मिल सकता है, आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, चाहे उसका डेट पूरा हुआ हो या ना हुआ हो, ठीक है। विनिमय विपत्र और चेक में अंतर आप समझिए, थोड़ा मिलता जुलता है। तो विनिमय विपत्र में होती है, चेक में नहीं, ठीक है। एक कागज होता है, चेक अलग चीज़ है, वो बैंक का चीज़ होता है। अनुग्रह दिवस विनिमय विपत्र में होते हैं, चेक में नहीं होता है, ठीक है। अनुग्रह दिवस जो डेज ऑफ ग्रेस है वो विनिमय विपत्र में ही दिया जाता है, चेक में जो डेट रहता है उसी में पेमेंट होता है। लेकिन विनिमय विपत्र आप 3 दिन बाद भी आप पेमेंट पा सकते हो, पेमेंट करने वाला कर सकता है। टिकट, चेक में कोई टिकट नहीं लगा हुआ होता है, विनिमय विपत्र में लगा होता है। भुगतान रोकना विनिमय विपत्र में नहीं होता है, आप भुगतान किसी भी हाल में विनिमय विपत्र का नहीं रोक सकते हो, लेकिन चेक में संभव है। चेक में अगर आपको लग गया कि सामने वाला यथाविधिधारी नहीं है तो आप भुगतान रोक भी सकते हो, बैंक को आप कह दोगे, बैंक भुगतान नहीं करेगा, ठीक है। अब आगे आएंगे प्रतिज्ञा पत्र में, ठीक है। तीसरा है, थोड़ा बड़ा है, मुझे खुद बुरा लग रहा है कि इतना बड़ा हो जा रहा है, लेकिन क्या करें, है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तीसरा में आएंगे प्रतिज्ञा पत्र। अर्थ है लिखित वचन की मैं आपको पैसा दूंगा। इसमें एक लिखित वचन दिया जाता है कि मैं आपको पैसा दूंगा। विशेषताएं हैं, लिखित होता है, आदेश नहीं, वचन होता है, शर्त रहित है, निश्चित धनराशि है, हस्ताक्षर आवश्यक है। इसमें प्रतिज्ञा पत्र क्या है, लिखित वचन है कि मैं आपको पैसा दूंगा, ठीक है, ये लिखित होता है, ठीक है। ये भी विनिमय साध्य प्रलेख है, जिससे आप अपना उधारी चुका सकते हो, अपना भुगतान कर सकते हो। तो यहाँ पे एक प्रतिज्ञा पत्र जो है, हम किसको लिखते हैं, मान लो किसी व्यक्ति से, वही है उधार माल हम लिए, ठीक है। तो उधार माल लिए तो हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको गारंटी के तौर पे वो बोला कि एक प्रॉमिसरी नोट लिख के दो। तो मैंने एक प्रॉमिसरी नोट दिया, मैंने वहाँ पे लिखा कि मैं वचन देता हूँ कि आपको इस डेट में इतना पैसा दे दूंगा। ये प्रॉमिसरी नोट हो जाता है। यहाँ पे 2 लोगों का काम है, ये बैंक वगैरह इसमें नहीं आते हैं, तो पक्षकार इसमें 2 ही होते हैं, ठीक है। तो ये लिखित होता है, आदेश नहीं होते हैं इसमें, आदेश नहीं वचन होता है। इसमें कोई ऑर्डर नहीं किसी को दिया जाता है, जबकि बाकी में ऑर्डर दिया जाता है। शर्त रहित होता है, ये भी अनकंडीशनल होता है। निश्चित धनराशि दी होती है, हस्ताक्षर आवश्यक है। तो बहुत कुछ सिमिलर है और बहुत कुछ अलग भी है, 1-2, ठीक है। अब इसमें 2 होते हैं, लेखक और अर्ता, पेयी। जो लिखता है और जो दूसरे को ये वादा करता है उसी को देता है, और वही रख सकता है। ये
हस्तांतरण नहीं कर सकता है। प्रकार है, इसमें प्रकार 2 प्रकार के हैं समय के आधार पर। एक होता है दर्शनीय, एक होता है मुद्दती। दर्शनीय जैसे देखते ही, ठीक है, एक इसमें समय नहीं, ये समय के पहले भी इसका भुगतान हो सकता है, वैसे को दर्शनीय प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं। जैसे ही वो प्रतिज्ञा पत्र लेके आ गया, आपको दिखा दिया, आपको पेमेंट करना होगा। मुद्दती क्या होता है? ये टाइम बाउंड होता है। इसमें एक निश्चित समय के बाद ही आप भुगतान पा सकते हो या भुगतान कर सकते हो। ये मुद्दती प्रतिज्ञा पत्र होता है। इसमें टाइम बाउंड होता है, जैसा नाम है, मुद्दती मतलब समय होता है। तो एक समय के आधार पर अगर देखा जाए तो दर्शनीय देखते ही आपको पेमेंट करना होगा, दर्शनीय माने देखते हुए पेमेंट करना। मुद्दती एक निश्चित समय होता है, निश्चित समय के बाद करना होगा। ठीक है, समय के आधार पर हो गया। अब हम बात करें दायित्व के आधार पर। दायित्व के आधार पर एक एकाकी प्रतिज्ञा पत्र होता है, एक संयुक्त प्रतिज्ञा पत्र होता है, और एक संयुक्त एवं पृथक प्रतिज्ञा पत्र होता है। एकाकी प्रतिज्ञा पत्र का तात्पर्य है कि वहाँ पर कोई एक ही व्यक्ति प्रतिज्ञा किया हुआ है कि हम पेमेंट आपको करेंगे। यहाँ एक ही, वही सिंगल आदमी ही पेमेंट करता है यहाँ पर, जिसके नाम से प्रतिज्ञा पत्र जो लिख के देता है। एक संयुक्त होता है, ठीक है, संयुक्त होता है कि पेमेंट करने की जिम्मेवारी प्रतिज्ञा पत्र में 2 या 2 से अधिक लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट आप 2 या अधिक से पा सकते हो। संयुक्त एवं पृथक, संयुक्त एवं पृथक का तात्पर्य ये है, भले वहाँ पे 2 या 3 लोग प्रतिज्ञा किए हों, लेकिन अगर कोई एक ही उसका पेमेंट कर रहा है तो वो भी हो सकता है। तो इस तरह के प्रतिज्ञा पत्र को संयुक्त एवं पृथक प्रतिज्ञा पत्र बोलते हैं। ये दायित्व के आधार पर था कि पेमेंट कौन करेगा, उसके आधार पर था। अब है विनिमय विपत्र और प्रतिज्ञा पत्र में अंतर। विपत्र, जो विनिमय विपत्र है वो आदेश है, प्रतिज्ञा पत्र वचन है। ठीक है, विनिमय विपत्र 3 पक्ष होते हैं, प्रतिज्ञा पत्र में 2 पक्ष होते हैं। ठीक है, वहाँ पे ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई होता है, 3 पक्ष होते हैं। इसके 2 पक्ष होते हैं, एक ड्रॉवर होता है और एक पेई होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ड्रॉई नहीं होता। विपत्र, स्वीकृति चाहिए, प्रतिज्ञा पत्र में कोई स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, आप खुद लिखते हो ये चीज़। और ये होता है ड्रॉवर लिखता है वहाँ पे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। चेक और प्रतिज्ञा पत्र में अंतर। चेक और प्रतिज्ञा पत्र में अंतर, चेक बैंक पर लिखा जाता है, प्रतिज्ञा पत्र व्यक्ति पर लिखना होता है। ठीक है, चेक और प्रतिज्ञा पत्र में अंतर क्या है? चेक बैंक पर लिखा जाता है, ठीक है, प्रतिज्ञा पत्र व्यक्ति लिखता है। अब हम बात करें हुंडी का। ठीक है, अब एंड ही जा रहे हैं, लेकिन ये चलो कभी कभी ये भी पूछ देता है। हुंडी जो है देशी विनिमय पत्र है। देशी मतलब इसका जो एरिया है वो छोटा है। ठीक है, एक समाज का हो सकता है, एक स्थान विशेष में ये चलता है, ये हर जगह नहीं चलता है। विशेषता है कि देसी भाषा में होता है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे हम हुंडी चलाएं, और हुंडी व्यापारियों द्वारा चलाया हुआ चीज़ है, ठीक है, और ये बड़ा मजबूत चीज़ है, लेकिन व्यापारियों के द्वारा चलाया हुआ है, तो वहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं, मान लो कि अगर मान लो कि जैसे संथाल परगना है या ये है, यहाँ पे खोटा बोली जाती है, संथाली बोली जाती है। अगर व्यापार में ऐसे समाज के लोग आ जाएं तो क्या होगा कि विनिमय पत्र को, हुंडी को खोटा या संथाली में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा हुंडी होता नहीं है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल देके आपको समझाया। जैसे कि ये व्यापारी वर्ग का है, जैसे राजस्थान में लोग, जो मरवाड़ी लोग हैं, वो लोग विनिमय पत्र, हुंडी को बहुत महत्व देते हैं, वो अपनी भाषा में लिखते हैं। ठीक है, गुजराती अपने भाषा में अगर लिख दें तो ये भाषा जो होती है इसकी देसी होती है, व्यापार में प्रचलित है और इनका प्रमाण है, ये भी लोन का प्रमाण है। ठीक है, प्रकार क्या हैं इसके? प्रकार यही हैं। अवधि के आधार पर दर्शनीय हुंडी। दर्शनीय हुंडी होता है कि देखते ही पेमेंट करना, और मुद्दती हुंडी होता है कि समय जब तक नहीं कंप्लीट होगा तब तक पेमेंट नहीं किया पाया जा सकता, नहीं किया जा सकता। भुगतान के आधार पर है नाम जोग। ठीक है, नाम जोग का मतलब हुआ जिसका हुंडी पर नाम लिखा हुआ रहेगा उसी को पेमेंट मिलेगा, उसको बोलते हैं नाम जोग। धनी जोग, धनी जोग का मतलब होता है कि पेमेंट किसी का नाम लिखा हो, लेकिन जो हुंडी लेके आएगा उसी को भुगतान मिलेगा।
जोखिम हुंडी एक रिक्स हिंडी इसमें इन्वॉल्व दिया जाता है, एक शर्त रखा जाता है। जवाबी हुंडी भी वैसा ही है। अंतर क्या है? विनिमय विपत्र कानूनी है, हुंडी परंपरागत है। जो विनिमय विपत्र और हुंडी में अंतर करने को बोलेगा तो आप बोल सकते हो ये कानूनी है, इसके पक्ष लिख सकते हो, 3 हैं, इसके 2 हैं। इस तरह से आप हुंडी और विनिमय विपत्र में वो जो है उसका बैंक से डिस्काउंट होता है, हुंडी का बैंक में नहीं वैल्यू है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। यात्री चेक के बारे में बात करें, यात्रा में धन सुरक्षित रखने का साधन है, जैसा नाम है, बैंक द्वारा जारी होता है। ठीक है, यात्रा में आप जा रहे हो तो एक ट्रैवलर चेक लेके आप जाओगे तो अगर चोरी वगैरह का कोई डर नहीं है, धन सुरक्षित रहता है। लाभ, चोरी का डर नहीं होता, देश विदेश में प्रयोग होता है इसका। नगद ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये होता है आपका यात्री चेक। तो पिछला ये में भी पूछा था, आसान ही पूछता है, लेकिन हम पूरा डिटेल कर दे रहे हैं। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट बैंक द्वारा जारी सुरक्षित भुगतान आदेश है। ठीक है ना, बैंक द्वारा एकदम सुरक्षित है ये। बैंक में जाओगे, पैसा जमा करोगे, आपके अकाउंट से वो एक ड्राफ्ट बना देगा। बैंक का चेक है ये, और जिसमें भुगतान की पूरी गारंटी होती है। इसमें भुगतान की पूरी गारंटी होती है, ये डिजॉनर वगैरह नहीं होता, क्योंकि ये पहले ही पैसा ले लेता है बैंक। चेक और बैंक ड्राफ्ट में अंतर क्या है? चेक खाता धारक जारी करता है, ड्राफ्ट बैंक जारी करता है। चेक रोका जा सकता है, ड्राफ्ट रोका नहीं जा सकता। ठीक है, और एग्ज़ाम में याद रखने के लिए चेक जैसे बैंक जारी का चीज़ है, विनिमय विपत्र आदेश पर होता है, प्रतिज्ञा पत्र वचन है, हुंडी देशीय विपत्र है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर आप देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा तो लंबा हो गया वीडियो, लेकिन क्या किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।